हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने यूनिट स्टार्ट किया था, जिसका हमने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का हम जो है यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो हम अकाउंटिंग प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया बिजनेस, फिर हमने ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ आपका बिजनेस में, उसको फिर हमने रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइज़ किया, और समराइज में हम ट्रायल बैलेंस एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम किस स्टेज में पहुँच चुके हैं? अब हम जो है आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का समराइजेशन जो आपका स्टेज है वहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो इसमें हम आपका क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस मैंने आपको पूरे डिटेल में किस तरीके से बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका, इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे जो कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाएंगे, उससे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा, और जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करेंगे उससे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। तो सबसे पहले आज हम आपको फॉर्मेट समझाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके बाद हम आपको उसके फॉर्मेट को समझाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को बताएंगे, फिर हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को समझाएंगे। फॉर्मेट समझ लीजिएगा तो फिर जितना भी क्वेश्चन आएगा वो बनाने में आपका आसान रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस क्यों करता है? बिजनेस करता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए। बिना प्रॉफिट के कोई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है, क्या किस चीज़ से वो इंस्पायर होकर के कोई भी जो है इंसान वो बिजनेस करता है? कि उसको प्रॉफिट चाहिए। आप जितना भी देख लो, दुकान जाते हो, मार्केट जाते हो, जितने भी, चाहे एक ठेला पर चाय वाला या गुपचुप वाला है ना, गोलगप्पे वाला है आपका, या फिर आप मार्केट चले जाओ, ज्वेलरी का मार्केट है या फिर कपड़े का दुकान है, जितना भी मार्केट में आप लाइन से देख लो, भीड़ लगा हुआ है। लेकिन वो सब जो व्यापारी बैठे हुए हैं वो किस लिए बैठे हुए हैं? तो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर प्रॉफिट ना मिले उससे, अगर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएँ, तो फिर सारा दुकान आपका बंद हो जाएगा। क्योंकि लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं, उनका जो इनकम है वो बिज़नेस के प्रॉफिट से ही है। तो सब लोग, जितने भी व्यापारी हैं, सबको प्रॉफिट कमाना है। और एक बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो उसका दो टाइप का एक्सपेंस होता है। अगर हम एक बिजनेसमैन की बात करें, सोल प्रोप्राइटरशिप की बिजनेस की बात करें, तो उसका दो टाइप का एक्सपेंस है, खर्च है। वो दोनों खर्च देने के बाद ही जो पैसा बचेगा वो पैसा जो है बिजनेसमैन का होगा। देखिए, एक बिजनेसमैन का आपका फैक्ट्री भी हो सकता है। फैक्ट्री, अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में, एक ऑनर है, ये एक बिजनेसमैन है, इसका एक फैक्ट्री है। अब फैक्ट्री में सामान वो क्या करेगा? मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सामान को बनाएगा, तभी तो आगे जा करके वो शोरूम में उसको बेचेगा। शोरूम बोलिए या फिर इसको आप ऑफिस एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर एक बिजनेसमैन का फैक्ट्री है और दूसरा क्या है, उसका शोरूम है। अब ये जो है बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा, और पैसा लगाने पर इसका क्या होगा? सामान का मैन्युफैक्चरिंग होगा, सामान बनेगा। और सामान कहाँ बनेगा? तो सामान बनेगा फैक्ट्री में। और सामान बेचा कहाँ जाएगा? तो शोरूम से आपका सामान जो है वो बिकेगा। तो ये बिजनेसमैन जो है, एक तो इसका खर्च है, फैक्ट्री का जितना भी खर्च होगा वो सारा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस दे देगा, और दूसरा शोरूम का या ऑफिस का जो एक्सपेंस होगा, ये सारा एक्सपेंस को देने के बाद जो पैसा बचेगा वो ये ऑनर जो है अपने पॉकेट में रखेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट जो रिलेटेड होता है वो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो हम यहाँ पे फॉर्मेट जो आपका बनाए हुए हैं फिलहाल, ये रिलेटेड होता है किससे? तो आपका फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, यानी सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। तो
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, या ट्रेडिंग अकाउंट आप कहिए यहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है आपका नेचर क्या है इस अकाउंट का, तो ये नॉमिनल नेचर का है, यानी ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो वो हर चीज़ को हम डेबिट करेंगे जो आपका एक्सपेंस है या लॉस है, और वो हर चीज़ को हम क्रेडिट करेंगे जो इनकम है और गेन है। क्लियर है बात। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी हम वो हर चीज़ को डेबिट करेंगे जो एक्सपेंस है या लॉस है, और क्रेडिट करेंगे जो इनकम है या गेन है। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे वो नॉमिनल नेचर का होता है, यानी हर चीज़ जो एक्सपेंस है या लॉस है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जो इनकम है और गेन है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये तो रूल पे चलेगा सब कुछ। तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट पहले हम सीखेंगे, इसके बाद जो शोरूम या ऑफिस से रिलेटेड होता है, देखो फैक्ट्री से जो रिलेटेड होता है वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है। इसी के आगे इस फॉर्मेट को आगे बढ़ाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इस ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, और इसी फॉर्मेट के नीचे, चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है ना, तो नीचे हम बना करके आपको दिखाते हैं। इसी के आगे जो है आपका ट्रेडिंग के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो किसका एक्सपेंस होता है, शोरूम या ऑफिस का सारा एक्सपेंस को दिखाता है। तो देखिए सबसे पहले सामान यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और फिर यहाँ पर जितना भी ऑफिस एक्सपेंसेस है या शोरूम का जितना एक्सपेंस है वो कहाँ दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जो सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है वो सारा एक्सपेंस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, जिसके बिना अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। यहाँ पर जितना भी एक्सपेंस लिखा हुआ है वो सारा कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस उसको बोलते हैं जिसके बिना सामान का मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकता है। तो अभी वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जिस फैक्ट्री यानी ट्रेडिंग अकाउंट, और इसमें जितना भी एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है सामान के मैन्युफैक्चरिंग से। अगर ये सारा एक्सपेंस आप नहीं करते हैं तो आपका सामान मैन्युफैक्चर ही नहीं हो पाएगा, वो सामान बन ही नहीं पाएगा। और बताइए जब कोई सामान बन के तैयार ही नहीं होगा तो आप उसको बेचोगे कैसे, आप तो उसको बेच नहीं सकते। तो सामान का बन जाना, उसको फिनिश होना ज़रूरी है। तो सामान का जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है वो आपका डिपेंड करता है किस पे, फैक्ट्री पे। और फैक्ट्री के में जो हम हिसाब किताब मेंटेन करेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साइड बनाएंगे तो लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। रूल वही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी जितना भी एक्सपेंस है वो सब कुछ आपका डेबिट साइड में दिखेगा। अब सबसे पहले यहाँ पर एक फिक्स फॉर्मेट है, यहाँ दिख रहा है आपका सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपनिंग स्टॉक किसे बोलते हैं। लास्ट ईयर के अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है वही अगले साल जो है आपका करंट ईयर में क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो आप जो है यहाँ पर ये जो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिख रहा है वो पिछले साल का आपका है, जो इस साल में आपका आया है। तो ये बना आपका पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का बन गया आपका करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेकर आएंगे ओपनिंग स्टॉक। अब क्या क्वेश्चन में ज़रूरी है कि ओपनिंग स्टॉक दिया ही रहेगा? ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो कि ये बिजनेसमैन जो है नया नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ये पहला साल ही है बिजनेस का, और साल के अंत में जब ये बनाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बताइए कि उसके पास कोई ओपनिंग स्टॉक होगा क्या? ओपनिंग स्टॉक उसके पास नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी वो बिजनेस स्टार्ट ही किया है। तो पिछला साल का जो उसका स्टॉक है वो कहाँ पे रहेगा? पिछले साल का तो कोई स्टॉक है ही नहीं, क्योंकि वो तो नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो जब कोई व्यापारी नया बिजनेस स्टार्ट करता है, एकदम फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो ओपनिंग स्टॉक वहाँ पर नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट कहाँ से शुरू करोगे? परचेज से। लेकिन जो पुराना व्यापार है, जो पहले से चलते आ रहा है, उसमें आपको ओपनिंग स्टॉक देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल का कुछ सामान बचा हुआ होगा जो इस साल में हम लेकर के आए हैं, जिसे हम ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, तो यहाँ तो आपका हो गया ओपनिंग स्टॉक। क्या ओपनिंग स्टॉक से ही साल भर का सारा काम हो जाएगा? आपका स्टॉक में जो ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिख रहा है वो ओपनिंग स्टॉक में आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है,
रॉ मटेरियल भी हो सकता है। जैसे देखिए हम बताएं आपको, ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, और फैक्ट्री में जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो बताइए कि सामान का मैन्युफैक्चरिंग होगा कैसे। जैसे मान लो कि आपका ये एक मार्कर बनना है, तो इस मार्कर जो आपको ये इस शेप में दिख रहा है, इसका सबसे पहले प्लास्टिक जो है इसका रॉ मटेरियल होगा। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का लाना ज़रूरी है, तब आप किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। तो आपका यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में आपका हो जाएगा रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स या फिर आपका फिनिश गुड्स, ये सब कुछ आपका किस में आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक में आएगा। क्लियर है। अब ओपनिंग स्टॉक से सिर्फ तो काम नहीं चलेगा फैक्ट्री में, मतलब पिछले साल का थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, आप ऐसे समझो कि घर पर जो है साल के अंत में मान लो आपके पास आपके कंटेनर में जो राइस है, चावल बचा हुआ है, मान लो वो थोड़ा सा बचा हुआ है लास्ट में, तो क्या अगले साल भी आप उतना से ही सारा जो है काम चला लोगे, उतना ही राइस से काम चला लोगे? नहीं, आपको और परचेस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप फिर से एक साल अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जो पिछले साल का बचा हुआ है उतना से मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं हो पाएगा, आपको और जो है यहाँ पर सामान परचेस करना होगा। तो दूसरा जो है आप देखोगे यहाँ पर टू परचेजेस, यहाँ पर परचेज लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक से काम इतना जितना थोड़ा बचा हुआ है लास्ट ईयर का, उससे काम चलेगा नहीं, आपको और परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने परचेस किया है, टू परचेस। परचेस भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट ही है आपका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ऐसा माना जाता है कि आप परचेस कर रहे हो तो एक्सपेंस कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है आप परचेस लिखोगे, ठीक है। परचेस किया आपने, और मान लो कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं आया, मतलब हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा रिकॉर्ड करते हैं, तो मान लो कि बिज़नेस को कुछ सामान जो है वो डिफेक्टिव सामान आ गया है, आपने जो परचेस किया है, रॉ मटेरियल वगैरह जो परचेस किया है, या सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड, जो भी आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल वगैरह आपने परचेस किया, तो हो सकता है कि आप जो अकॉर्डिंग टू सैंपल ना हो, आपने जिस तरह का सैंपल देखा था उस तरह का सैंपल ना हो। तो मान लो कि आपने 1 लाख का जो है यहाँ पर गुड्स परचेस किया, जिसमें से आपको पसंद नहीं आया 2000 का, तो यहाँ पर परचेज आपने किया कितना, 98,000 का आपने यहाँ पे परचेज किया। तो परचेज जो किया, नेट परचेज कितना है आपका, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट परचेज कितना है आपका 98,000। यही तो एक्सपेंस हुआ ना, जो रिटर्न कर दिया वो थोड़ी एक्सपेंस है आपका। तो यहाँ पर परचेज लिखे और फिर यहाँ पर हमने परचेज रिटर्न को उससे लेस करके हम माइनस करके यहाँ पे दिखा देंगे। परचेस रिटर्न का जो दूसरा नाम है वो है रिटर्न आउटवर्ड। तो क्वेश्चन में कभी कभी आपका रिटर्न आउटवर्ड भी दिया हो सकता है। तो देखिए पिछले साल का आपका सामान बचा हुआ है, इससे मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। अब उतना से तो काम नहीं होगा, आपको और परचेस करना होगा। तो आपने मान लो यहाँ पर और 98,000 का जो है गुड्स परचेस किया यहाँ पर, तो इससे अब मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। और क्या है बाकी, और क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, जो कि आपके सामान के मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, तो है आपका वेजेस। अब वेजेस क्या है, वेजेस को हिंदी में बोलिए तो मजदूरी बोलिए। अब देखिए सामान जो है ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आता है फैक्ट्री तक। अब फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग का काम आपका, उसमें फैक्ट्री में जो आपका प्लांट एंड मशीनरी वगैरह अगर मान लीजिए इंस्टॉल करना है, तो उन सब में आपका वेजेस लगता है। ठीक है, आपको हम बताए थे कि अगर कोई नया मशीन खरीदते हैं आप, तो जो भी आप उस पर रनिंग कंडीशन से आने से पहले जो भी आप उस पर एक्सपेंस करते हैं वो मशीनरी के कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो वहाँ पर अभी नहीं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि सामान जो है रॉ मटेरियल वगैरह आता है फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में आता है तो आपको जो मजदूर होते हैं उसको मजदूरी देनी पड़ती है। अगर बताइए कि आप वेजेस पे नहीं करोगे तो क्या लोडिंग अनलोडिंग का काम ये सब हो पाएगा, क्या फैक्ट्री तक सामान ठीक से पहुंच पाएगा? यानी कि बिना मजदूरी दिए या बिना मजदूर के क्या आप फैक्ट्री में काम करा सकते हो? क्या आप मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर सकते हो? नहीं कर सकते। हर जगह आपको लेबर चाहिए। आप एज अ ऑनर अपने कंधे पर सारा वजन लेकर के नहीं चल सकते कि हम जो है लोडिंग अनलोडिंग का काम भी अपने कंधे पे करेंगे, हम सारा बिजनेस भी चलाएंगे, हम सारा फैक्ट्री चलाएंगे, हम सारा शोरूम पाएंगे। आप अकेले ये सारा काम नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, आपको मजदूर की ज़रूरत होगी जो आपके लिए काम करे। तो मजदूर की काम अगर आपको ज़रूरत होगी तो आपको उसको वेजेस पे करना पड़ेगा। लोडिंग अनलोडिंग का जितना काम होगा सब करना होगा। तो बताइए कि अगर मजदूर ना हो फैक्ट्री में तो क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है?
नहीं हो सकता है। तो वेजेस कैसा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी बिना वेजेस पे किए, बिना मजदूर को मजदूरी दिए आप जो है फैक्ट्री का काम नहीं कर सकते, आप गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, आप बिजनेस नहीं चला सकते। तो इसीलिए वेजेस जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, और डायरेक्ट एक्सपेंस होने की वजह से ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। क्लियर है बात? फिर क्वेश्चन में आपका दिया हो सकता है या तो वेजेस रहेगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में उसको लिख देना। क्वेश्चन में और आपका दिया हो सकता है वेजेस एंड सैलरी, तो आप पहले वर्ड को यहां पर पकड़ के चलिए। अगर वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है तो वो भी ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। क्लियर है बात? अगर वेजेस एंड सैलरी दिया है तो वो भी कहाँ आएगा? आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि ये भी आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च है। अगर इसका उल्टा दिया रहे, अगर इसका मान लो उल्टा दिया रहे, यहाँ पे वेजेस सैलरी है, अगर क्वेश्चन में दिया रहे सैलरी एंड वेजेस, अगर इसका उल्टा दिया रहे सैलरी एंड वेजेस दिया रहे, तो ये फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि सैलरी किसको दिया जाता है? एम्प्लॉय को दिया जाता है, और एम्प्लॉय कहाँ बैठते हैं? तो शोरूम में या ऑफिस में बैठते हैं, तो वो चला जाएगा आपका। अगर सैलरी और वेजेस दिया हुआ है तो वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपका आएगा। तो आपको देखना क्या है कि पहले वेजेस होना चाहिए, वेजेस अगर आपको दिखता है वेजेस एंड सैलरी तो वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद है आपका, देखिए यहाँ पर सीधा सीधे लिख दिया है डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस है, आपका कैरेज है, गैस फ्यूल पावर है, फैक्ट्री लाइटिंग है, ये सब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस भी होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वो एक्सपेंसेस जो सामान के मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। ये अगर क्वेश्चन में आपका दिया रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस तो कहाँ आएगा? आपका सीधा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस ही है, यानी वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही एक्सपेंस है, यानी वो फैक्ट्री से रिलेटेड ही एक्सपेंस है। तो जो भी आपका मान लीजिए सीधा लिखता है क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कहाँ ले जाओगे? तो आप ट्रेडिंग के उसको डेबिट साइड में लेकर के आ जाना। क्लियर है? इसके बाद है यहाँ पर कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज लगभग एक ही चीज़ है आपका। कैरेज इनवर्ड का मतलब हो गया कि जो आपका रॉ मटेरियल वगैरह है उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए कैरेज यानी भाड़ा देना पड़ता है। तो कैरेज या कैरेज ऑन परचेज यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर कैरेज इनवर्ड है, मतलब जो सामान है वो आपके फैक्ट्री तक कैसे आएगा? जब तक अगर आप भाड़ा नहीं दोगे तो क्या जो है आपका सामान फैक्ट्री तक आएगा? अगर रॉ मटेरियल वगैरह फैक्ट्री तक नहीं पहुँचेगा, आप कैरेज नहीं दोगे, फैक्ट्री तक नहीं पहुँचेगा, तो बताओ कि क्या सामान का मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज कैसा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि इसके बिना आप मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर सकते। इसीलिए कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज ऑन परचेज, परचेज का मतलब वही रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने के लिए, तो इस पे अगर आप कैरेज देते हो, भाड़ा नहीं देते हो, तो आपका सामान मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ जाएगा। फैक्ट्री से रिलेटेड ही है ना बच्चे, रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ आएगा? फैक्ट्री में आ रहा है, और फैक्ट्री में आएगा तभी तो सामान का मैन्युफैक्चरिंग होगा। इसीलिए कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज जो है फैक्ट्री से रिलेटेड है, और फैक्ट्री से रिलेटेड होने की वजह से ये ट्रेडिंग में आएगा। और ट्रेडिंग में कहाँ आएगा? ये एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ये दिखेगा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद है आपका गैस फ्यूल एंड पावर। क्या है आपका? गैस फ्यूल एंड पावर। बताइए कि जो आप सामान का मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसमें बड़ा बड़ा मशीनरी का इस्तेमाल होता है, और मशीनरी कहाँ रहता है? क्या शोरूम में रहेगा या फैक्ट्री में रहेगा? तो आप बोलोगे कि जो भी आपका मशीन होता है, जो सामान का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो जितना भी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह इस्तेमाल होता है वो सब तो फैक्ट्री के अंदर होगा। बिल्कुल, तो फैक्ट्री के अंदर होगा, और उसको चलाने के लिए गैस फ्यूल एंड पावर का ज़रूरत होगा। पावर का मतलब यहाँ पर हो गया हाई वोल्टेज कंजम्पशन, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, हाई वोल्टेज कंजम्पशन, उसको हम पावर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका फैक्ट्री में गैस का इस्तेमाल होता है,
फ्यूल का, मशीनरी वगैरह चलाने का इस्तेमाल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज कंजम्पशन का ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं, देखो आप जैसे मान लो कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी शोरूम वगैरह में जाएंगे तो फ़ैन चलता है, एसी चलता है, तो वो हाई वोल्टेज कंजम्पशन नहीं होता है। वो आप देखेंगे छोटा छोटा स्विच लगा है, आप उसको दबाइएगा तो फ़ैन चलेगा, एसी चल जाएगा आपका। लेकिन अगर फैक्ट्री में अगर आप क्या करोगे, छोटा छोटा स्विच इस्तेमाल करोगे, बड़ा सा मशीन है, आपका सामान मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जायंट साइज का एकदम मशीन है इस्तेमाल हो रहा है, और छोटा सा स्विच अगर आप दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पर जल जाएगा पूरा वायरिंग। तो वो जो आपका फैक्ट्री में हाई वोल्टेज कंजम्पशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पावर बोलते हैं, हाई वोल्टेज कंजम्पशन। और ये कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। फ्यूल का इस्तेमाल मशीनरी को चलाने में कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। गैस वगैरह का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो गैस वगैरह का इस्तेमाल जो है वो आपका फैक्ट्री में ही होता है, मशीन वगैरह को सब कुछ चलाने में होता है। तो बताइए, गैस, फ्यूल एंड पावर, यहाँ पर कैसा एक्सपेंस है ना, इसके ऊपर आप पैसे खर्च करोगे ना, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा आपका, ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ठीक है। अच्छा, पावर की जगह इस्तेमाल कर सकता है, कहीं पे मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा इलेक्ट्रिसिटी दिया रहेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका वो हाई वोल्टेज कंजम्पशन नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ इस्तेमाल करते हो, ऑफिस वगैरह में, शोरूम वगैरह में जो फैन एसी वगैरह चलता है वहाँ आप जो है इस्तेमाल करते हो, तो वो हाई वोल्टेज कंजम्पशन नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी दिया रहेगा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी शोरूम से रिलेटेड खर्च हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ले आना। लेकिन पावर का दिया रहे तो पावर का मतलब होता है हाई वोल्टेज कंजम्पशन, और हाई वोल्टेज कंजम्पशन कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है, तो आप इसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लेकर के आ जाना। ठीक है। इसके बाद फ्रेट एंड कार्टेज है, वही भाड़ा वगैरह हो गया। तो ये सारा जो है आपका भाड़ा, ये आपका ट्रेडिंग का ही पार्ट है, फैक्ट्री का ही पार्ट है, मतलब रॉ मटेरियल वगैरह को लाने का हो गया है, या फिर अदर कुछ यहाँ पर आपको देना पड़े फैक्ट्री में, तो फ्रेट एंड कार्टेज जो है आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड ही आएगा। इसके बाद आपको सीधा सीधी क्वेश्चन में दे सकता है, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। हम ट्रेडिंग अकाउंट जो है, यानी फैक्ट्री में हम गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग ही कर रहे हैं, हम उसको बना ही रहे हैं। तो अगर बोलता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में जो भी आपका एक्सपेंस है जो कि प्रोडक्ट को बनाने पे, गुड्स को बनाने पे जो खर्च होता है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो डायरेक्टली आपका लिख देगा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आ जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी आपका एक्सपेंस दिया रहा है, फैक्ट्री लाइटिंग हो या फिर फैक्ट्री रेंट हो, कुछ भी आपका दिया रहा है, फैक्ट्री आगे लगा दिया है, उसके आगे आपको जो भी एक्सपेंस दिया गया है, जैसे लाइटिंग भी आपका एक्सपेंस है, रेंट भी आपका एक्सपेंस है, तो अगर पीछे में लगा दिया फैक्ट्री लाइटिंग या फैक्ट्री रेंट, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है। और फैक्ट्री लाइटिंग यानी जो बल्ब वगैरह जलता है फैक्ट्री में वो, और अगर मान लीजिए फैक्ट्री जो है आप चला रहे हो रेंट पे लेकर के, ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना ही फैक्ट्री हो, है ना, आप उसको रेंट पे लेकर के फैक्ट्री चला रहे हो, आप किसी को भाड़ा देते हो, तो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्च है, तो कहाँ आ जाएगा आपका, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा आपका। क्लियर है बात यहाँ तक। चाहे फैक्ट्री लाइटिंग हो, फैक्ट्री में जो भी लाइट जलता है तो वो उसका खर्च जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। फैक्ट्री रेंट, जो आप रेंट पे लेकर अगर फैक्ट्री चला रहे हो तो वो भी आपका ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद है डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस जो बंदरगाह वगैरह पर लगने वाला आपका एक तरीके से कह सकते हो टैक्स वगैरह है, या कह सकते हो कि दीज आर दी चार्जेस लेविड ऑन दी शिप एंड देयर कार्गो वाइल एंटरिंग और लिविंग डॉक्स। मतलब अगर आप बंदरगाह को पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको डॉक चार्जेस वगैरह यहाँ पर देना होगा। डॉक चार्जेस दिए बिना सामान जो है वो आपका बंदरगाह से छोड़ेगा नहीं। और बताइए, जब वहाँ से आपका अगर शिप से कोई रॉ मटेरियल वगैरह आ रहा है, आप उसको चार्ज नहीं दोगे, अगर डॉक चार्जेस वगैरह पे नहीं करोगे, तो आपका सामान को वहाँ से छोड़ेगा ही नहीं। अब जब छोड़ेगा ही नहीं तो आपका सामान फैक्ट्री तक आएगा नहीं, और जब फैक्ट्री तक आएगा नहीं तो आपका सामान मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं, और जब सामान मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं तो फिर बताइए उसको बेचोगे कहाँ ले जा करके, है ना, शोरूम में तो ले नहीं जा पाओगे। तो देखिए, डॉक चार्जेस वगैरह आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है। इसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी है आपका, जब सामान आपका फॉरेन कंट्री से यहाँ आएगा तो आपको
इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह टैक्स वगैरह यहाँ देना पड़ता है, तो ये भी आपका सामान आने से रिलेटेड है। सामान आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी आप दोगे तो आपका फैक्ट्री तक सामान आएगा वगैरह, तो आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पर आपका हो गया रॉयल्टी वगैरह। रॉयल्टी क्या हो गया, जैसे माइंस है आपका या पेटेंट है, आप उसका इस्तेमाल करने के लिए राइट लिए हो तो बदले में आपको रॉयल्टी देना पड़ता है, काइंड ऑफ रेंट आपको देना पड़ता है। तो आप इन सब राइट का इस्तेमाल कर रहे हो, माइंस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका जो है रॉयल्टी यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। क्लियर है बात? तो ये आपका जितना भी है लगभग सब कुछ हमने इसमें ले लिया है। एक आध दो अगर एक्स्ट्रा आएगा भी तो वो बाद में हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आएगा तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सारा आपका एक्सपेंसेस दिखा। अभी ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मत देखना, छोड़ दो भी। इसके बाद यहाँ पर अब सबसे बड़ा क्या है, सब कुछ तो कर लिए लेकिन आप सेल करोगे आप सामान को। बिना सेल किए तो सारा एक्सपेंस कर दिए। बताओ सामान को अगर सेल नहीं करोगे तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, कहाँ से आपका आएगा इनकम? सब कुछ कर लिए, फैक्ट्री में सारा सामान वगैरह गुड्स वगैरह आप बना करके रेडी कर लिए, लेकिन बिकेगा तभी तो आपका चाहे फैक्ट्री का खर्च निकालना हो चाहे शोरूम का खर्च निकालना हो। सामान जब तक नहीं बेचा जाएगा तब तक बोलिए कि कोई छोटा सा लेवल का बिजनेस हो, बड़ा लेवल का बिजनेस हो, टाटा अंबानी हो, कोई भी हो आपका बिजनेस, वो तब तक नहीं चलेगा जब तक सामान उसका सेल नहीं होगा। एक चाय वाला भी अगर आपका खड़ा है लेकर के, उसका चाय नहीं बिकेगा तो जितना भी चाय है उसका वेस्ट हो जाएगा, नहीं बिकेगा तो उसका व्यापार नहीं चलेगा। गोलगप्पे वाला खड़ा है, नहीं बिकेगा तो वैसे ही लेकर के खड़ा हो जाएगा, है ना। तो चाहे आपका बड़ा बिजनेसमैन हो या छोटा बिजनेसमैन हो, अगर हम बात कर रहे हैं कि वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर। चाहे एक आपका एल्पेनलीबे चॉकलेट का हो, 5 रुपये का कोई भी चॉकलेट आता हो, आपका 2 रुपये का चॉकलेट, 1 रुपये का चॉकलेट आता है, पल्स है, बिट है, जो भी चॉकलेट आता है, वो सब कुछ आपका डिपेंड करता है सेल पे। अगर सेल नहीं करेगा तो सारा व्यापार बंद है, तो आपको सेल करना पड़ेगा यहाँ पर। ये भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो सेल आप करोगे तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो यहाँ पर आप बेच रहे हो सामान को तो सेल यहाँ पर आएगा क्योंकि आपका इनकम है इससे, तो सेल्स यहाँ पर आपका आएगा। और उसमें से अगर आप कोई सामान को जैसे है सेल किया और वापस आ गया आपका सामान बेचा, उसको कोई सैंपल वगैरह आप जैसे दिखाया था उसको पसंद नहीं आया, डैमेज हो गया, तो वो वापस कर देगा। तो मान लो कि आप यहाँ पर सपोज 5 लाख रुपए का आपने सेल किया सामान, जिसमें से जो है वापस हो गया सामान कितने का, 50,000 रुपये का। तो आपने टोटल सेल कितना किया, 4,50,000 रुपये का यहाँ पर आपने बेचा। नेट सेल कहते हैं इसको, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। इसे रिटर्न इनवर्ट भी कहते हैं सेल्स रिटर्न को, ये भी दिया जा सकता है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, 4,50,000 रुपये यहाँ पर आप इसको रखो। इसके बाद यहाँ पर आता है बात क्लोजिंग स्टॉक का। अब क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हम बता चुके हैं आपको कि साल के अंत में जो बचता है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न भी है आपका साथ में, और जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो क्लोजिंग स्टॉक कब जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और कब नहीं आएगा, ये बात मैंने आपको हालांकि पहले भी बता दिया है। आपको याद करो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक बताया था मैंने आपको COGS और एक मैंने आपको बताया था एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज, ये दो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई थी जब हम आपको ट्रायल बैलेंस बता रहे थे तब। जब COGS या एडजस्टेड परचेस दिया रहेगा आपका क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि COGS का यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो आपने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया है यानी एडजस्ट कर दिया है, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो देखिए ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है और यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये जो परचेज आपने किया है 98,000 का, एक्चुअली में यही साल के अंत में जो बचेगा तो वो बनेगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कर दिया है यानी COGS दिया रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक तो उसमें से माइनस किया है, तो यहाँ पर आपको जो है दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक आपने एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपका या तो COGS रहेगा या आपका एडजस्टेड परचेज रहेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं आएगा। लेकिन कहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो है आपका आएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो दो जगह आपका, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहे तो आपका दो जगह पर आएगा, एक आपका ट्रेडिंग के
ट्रेडिंग साइड में आएगा आपका क्रेडिट साइड में, और एक आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। ठीक है, तो इस क्लोजिंग स्टॉक पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो और हम इस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहे तो दो जगह आएगा आपका, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बहुत छोटा सा अमाउंट अगर हम लेके चलें 50,000 रुपये का ही, छोटा अमाउंट क्या बड़ा ही है, ठीक है, तो 50,000 रुपये यहाँ पर है। ये आपका अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहेगा तो आपका यहाँ पर ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी 50,000 रुपये आपको दिखाना होगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका सपोज यहाँ पर मान लो थोड़ा सा अमाउंट कर देते हैं, 1,02,000 परचेज मान लो और 2,000 का रिटर्न मान लो, तो यहाँ पर मान लो आप 1,00,000 रुपया टोटल हो गया। और सारा कुछ मिला करके जितना भी है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब कुछ को लेकर के मान लो इधर आपका टोटल आता है, सारा एक्सपेंस को लेकर के ओपनिंग स्टॉक वगैरह सब लेकर के इधर आपका जो खर्च हुआ वो आपका मान लो 3,00,000 रुपये हुआ, और इधर आपका कितना आया 5,00,000 रुपये आया, इधर हो गया 5 लाख और इधर हो गया टोटल 3 लाख। तो बताइए किधर जाता है? क्रेडिट साइड में ज़्यादा है 5 लाख और इधर कितना है 3 लाख। तो बताइए आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्या होगा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट को हम एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हम नाम देंगे? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है कुल लाभ। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? कुल लाभ बोलते हैं। और कितने का ग्रॉस प्रॉफिट आया? तो 5 लाख माइनस 3 लाख, तो यहाँ पर 2 लाख का जो है ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे लिखेंगे। टोटल कितना हो गया 5 लाख और इधर भी कितना हो गया 5 लाख रुपीज़। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोल रहे हैं? अभी कुल लाभ, अभी ये ग्रॉस है, कुल है, अभी नेट नहीं है। नेट नहीं का मतलब बिजनेसमैन को 2 खर्च देना है। 5 लाख में से आपका 3 लाख का खर्च दे दिया फैक्ट्री का, तो 3 लाख रुपए खर्च दे दिया। अभी और किसका खर्च देना बाकी है? अभी शोरूम का खर्च, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बताएंगे तो उसमें शोरूम का भी खर्च देगा। तो मान लीजिए कि शोरूम का खर्च यहाँ पे 5 लाख है ना, यहाँ पर 3 लाख रुपये आपका क्या हुआ खर्च हुआ, 3 लाख रुपये खर्च हुआ, तो बचा कितना 2 लाख का प्रॉफिट है। एक मिनट यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ यहाँ लिखते हैं 2 लाख का प्रॉफिट है यहाँ पे। ये क्या बिजनेसमैन अपने पॉकेट में रख लेगा? नहीं रखेगा, क्योंकि अभी एक एक्सपेंस इसका और बाकी है। क्या चीज का? शोरूम या ऑफिस का एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस देना बाकी है। तो मान लो यहाँ पर आपका 2 लाख में से 1 लाख रुपया किसका एक्सपेंस है? शोरूम का एक्सपेंस है या प्रॉफिट एंड लॉस में। तब 2 लाख में से 1 लाख ये देगा क्या? शोरूम का एक्सपेंस। तो 1 लाख रुपये जो बचेगा वो ये अपने पॉकेट में रखेगा। फिलहाल अभी छोड़ दीजिए इसको। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम फॉर्मेट आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। बाकी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो जितना भी उसमें आएगा उसको हम प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर हम एक पूरा क्वेश्चन लेकर के आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। तब फुल फाइनल हम यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले हम विदाउट एडजस्टमेंट बताएंगे और फिर हम विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।